हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारतीय कला एवं संस्कृति के अंतर्गत भारत में संगीत कला को लेकर के। कला संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और हमने पिछली क्लास में नृत्य और संगीत दोनों को एक साथ जोड़ने की बात कही थी और उसमें हम लोगों ने नृत्य कला के विभिन्न रूप और विभिन्न कक्षाओं के माध्यम से उसको समझाने की कोशिश की और उम्मीद है कि आपके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्न उससे जरूर सॉल्व हो जाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे संगीत कला के बारे में, यानी कि संगीत मानव जीवन के बारे में एक ऐसा पहलू जिसको सुनकर के हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आनंदित महसूस करता है। किसी एक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि संगीत की जरूरत उस व्यक्ति को पड़ती है जिसने कभी बच्चों की किलकारी ना सुनी हो। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, ये तो व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि किस व्यक्ति को कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं, कौन सी चीजें उसे आनंदित करती हैं। बच्चों की किलकारियां भी संगीत है, पक्षियों का चहचहाना भी अपने आप में संगीत है, ठीक है ना। हवा की आवाज जो विभिन्न बनों से पेड़ों से टकराते हुए आवाज जो हवा गुजरती है उससे पत्तों की जो खड़खड़ाहट है उसमें भी संगीत सुनाई देता है। ये लोगों के विचार, लोगों के मन और लोगों के भाव के ऊपर निर्भर करता है कि वह संगीत को किस रूप में देखते हैं। संगीत केवल एक कृत्रिम विधा नहीं है, प्राकृतिक विधा भी है, जो कि हम कह सकते हैं कि प्रकृति ने आपके चारों तरफ एक संगीत को उत्पन्न किया हुआ है। कहते हैं कि संगीत की जो परंपरा है नारद ने पृथ्वी लोक पर विस्तारित की थी और उन्होंने ही नाद ब्रह्म की चर्चा की। नाद ब्रह्म को पृथ्वी के लोगों को सुनाया, बताया। और नाद ब्रह्म क्या है? ब्रह्मांड की एक आवाज। वो कितनी सही है कितनी गलत है वो हम लोगों में से कितने लोग जानते हैं मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसकी चर्चा मिलती है। और कृत्रिम रूप से मतलब है कि विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के माध्यम से एक मधुर आवाज को उत्पन्न करना जो हमारे कानों से होते हुए हमारे दिल को सुकून पैदा करती है, हमें मनोरंजन देती है, आनंदित महसूस करती है और रसों का जो आस्वादन है उसको पैदा करने में सहायता करती है, ठीक है ना, आस्वादन कराती है। तो ये एक संगीत है। इसको आज हम लोग यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारतीय जो कला संस्कृति के जो पक्ष है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर हम बात करेंगे म्यूजिक आर्ट इन इंडिया और इसके विभिन्न पहलू हैं। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, संगीत में हम किन किन चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जहां जहां से हमें पढ़ने की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा, संगीत का परिचय यानी कि संगीत कला का विकास भारत में या पृथ्वी पर या जो कुछ भी हमें एविडेंस मिलते हैं उसके बारे में क्या जानकारी है, संगीत किसे कहते हैं। दूसरा, भारत में संगीत का विकास कब कब कैसे कैसे किस किस के समय हुआ था वो, और संगीत की विशेषताएं क्या हैं, भारतीय संगीत की किन विशेषताओं को लेकर के चलते हैं वो, और भारतीय संगीत के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। इन सभी पक्षों को लेकर के आपके प्रश्न बनते हैं, चाहे प्रारंभिक परीक्षा के हों या मुख्य परीक्षा के। इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, तो सभी लोग, आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि सभी लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। चलिए, आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। हम लोग आज बात कर रहे हैं भारतीय संगीत कला के बारे में, ठीक है ना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आपको मैं डिस्कस कर रहा हूं, बता रहा हूं, इसको आप लोग जरूर समझ लीजिएगा कि यूपीएससी 2025 और 2026 को दृष्टि में रखते हुए ध्यान रखिएगा, स्टडी IQIAS ने आप लोगों के लिए आपका 5वां बैच लॉन्च किया है, 5th बैच को लॉन्च किया है और ये बैच 15 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। शाम को 6 बजे इवनिंग में आपका ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है।
ध्यान रखना। और इस बैच में आपकी एक विशेष रणनीति के साथ पूरी की पूरी एक चर्चा की गई है। आपको इस पक्ष पर बल दिया जा रहा है कि आपका सिलेक्शन हो और आपका केवल केवल कोर्स कंप्लीट ना हो, यानी कि संपूर्ण तैयारी की बात इसमें की गई है। इसमें जो डिजाइन किया गया सिलेबस, उसमें संपूर्ण तैयारी की बात है कि आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, सब कुछ एक साथ कंप्लीट हो। इसलिए ध्यान रखिएगा, यह कोर्स मात्र आपके 11, 12 या 13 महीने का नहीं, बल्कि 2 साल से ज्यादा का कोर्स है, ठीक है ना। और इसकी वैलिडिटी 30 महीने की है। 30 महीने की वैलिडिटी है, यानी घर बैठ करके आप पूरी तैयारी कर सकते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें आपको वो सब चीजें उपलब्ध हैं जिसकी यूपीएससी के एग्जाम में जरूरत पड़ेगी। यानी केवल आपका कोर्स कंप्लीट नहीं, बल्कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेकर के सब कुछ। दोस्तों ध्यान रखिएगा। और इसके लिए अभी हाल फिलहाल आपकी जो फीस 70,000 रुपए थी, वो आपका MK लाइव कोड यूज करने पर आपके 29,999 रुपए तो रहेगी। ये आपका इतना डिस्काउंट है। अगर आप चाहें तो आपका EMI ऑप्शन भी आपको मिल रहा है, यानी कि नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी उसमें अवेलेबल है। तो जल्दी से जल्द इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और इसमें आप लोगों को 18 किताबों का एक सेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। यानी उसके बाद आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, कुछ और मटेरियल, कुछ और चीज़ों की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि सब कंप्लीट चीज़ें हम इसमें करवाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये रहा आपका फाउंडेशन बैच। फिर फाउंडेशन कंप्लीट करने के बाद प्री की अलग से क्लासेस, मेंस की अलग से क्लासेस, इंटरव्यू क्लासेस, और इनका कोई अलग से चार्ज नहीं। सोचिए, इसमें आपको CSET के लिए आपको अलग से कोई फीस नहीं देनी, वो इसमें इंक्लूड है। करंट अफेयर्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेली बेसिस पर यूट्यूब पर और पेड बैच में लगातार आपको क्लास मिलती रहती है, वो मिलेंगे। आपको इसमें मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, यानी कि बुक के फॉर्म में आपको दिया ही जा रहा है। आपको इसमें मेंटर भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा, यानी कि आपके पर्सनल गाइडेंस के लिए आपको एक मेंटर अलॉट किया जाएगा, जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, पढ़ाई संबंधित सभी गाइड आपको करेगा। बाकी मैं तो हूं ही, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। प्लस आपका डेली आंसर राइटिंग, ध्यान रखिएगा। टेस्ट सीरीज ये रहेंगी। प्लस आपकी प्री के लिए आपका क्रैश कोर्स, प्री का और मेंस का, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड है आपके साथ में, विद प्रॉपर स्ट्रेटजी, विद इन टाइम। जिस डेट को ये चीज लिखी हुई है, उसी डेट को एक एक चीज कंप्लीट होगी। चाहे 3 घंटे क्लास लेनी पड़े, 4 घंटे क्लास लेनी पड़े, 4.5 घंटे क्लास लेनी पड़े, उससे मतलब नहीं है, सब कुछ उसमें होगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए। बाकी आप लोग टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेल आईडी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस कोड को आपको यूज करने का सबसे बेहतर जो मौका है वो आपको मिल सकता है मेरे साथ जुड़ने का। तो कोर्स ज्वाइन करिए, बुक परचेज करिए, या कोई भी आप स्टडी IQ का कोर्स ज्वाइन करते हैं, MK लाइव कोड यूज करेंगे, डिस्काउंट तो मिलेगा, साथ के साथ मेरा पर्सनल गाइडेंस भी। और ये टेलीग्राम का बार कोड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत में संगीत कला को लेकर के। आखिर संगीत होता क्या है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि संगीत क्या है। दोस्तों, संगीत है गायन की विधि, यानी कि संगीत का अर्थ होता है, संगीत का अर्थ है गायन के साथ गीत, यानी कि गायन सहित संगीत। ध्यान रखना, गायन सहित। और गायन सहित क्या? ऐसी ध्वनियों का समूह जो जिनमें लय होती है, यानी कि ये क्या है? ध्वनियों का समूह है। क्या है? ध्वनियों का समूह जिनमें क्या होती है? लय होती है, जिनमें लय होती है, ठीक है ना। यानी कि जो कानों को अच्छी लगती हैं, जो कानों को कैसी लगती हैं? मधुर लगती हैं, ठीक है ना। जो आनंद देती हैं, आनंद या
रस प्रदान करती हैं। ध्यान रखिएगा, जो आनंद या हमें रस प्रदान करती हैं उसे हम क्या कहते हैं? संगीत। यानी कि हमारे मन के भाव जो हैं उनको अभिव्यक्त करती है। ठीक है ना? यानी कि हम कह सकते हैं एक प्रकार से, ध्यान रखिएगा, संगीत गायन के साथ वादन का रूप है। यानी वादन के साथ साथ किया गया गायन ही संगीत है। वादन के साथ गायन का रूप ही संगीत है। ये रहा, गायन के साथ वादन का रूप ही संगीत है जो हमें आनंद प्रदान करता है। इसे हम कहते हैं संगीत। क्लियर? अब बात आती है कि आखिर इस संगीत की परंपरा भारत में कहां से उभर के आई, कैसे उभर के आई, किस प्रकार से उभर के आई। तो इसको लेकर के ध्यान रखिएगा, जो उद्भव है, उद्भव के दो रूप दिखाई देते हैं। एक, इंद्र की सभा में, इंद्र की सभा में गंधर्व कुमारों की चर्चा मिलती है। गंधर्व जो कुमार थे उन्होंने संगीत का सृजन किया था इंद्र की सभा में, और उन्होंने फिर इसको पृथ्वी पर भेजा। ये माना जाता है विभिन्न आपके ग्रंथों के माध्यम से, जो धार्मिक सांस्कृतिक ग्रंथ हैं उनके अनुसार। और दूसरा माना जाता है कि नारद मुनि जो हैं, नारद, उन्होंने इसको पृथ्वी पर लेकर के आए थे। और ब्रह्मांड का जो नाद ब्रह्म है, क्या है? नाद ब्रह्म, यानी कि ब्रह्मांड की आवाज, वॉइस ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है ना, नाद ब्रह्म, उसको पृथ्वी के लोगों को सुनाया और आगे बढ़ाया। यह माना जाता है संगीत के बारे में। ठीक है ना? तो संगीत की परिभाषा और संगीत का उद्भव भारतीय संदर्भ में यह रहा। अब बात करते हैं कि आप परिचय के बाद में कि भारत में इस प्रकार की विकास की गतिविधियां कहां से शुरू होती हैं। तो विकास के संदर्भ में देखा जाए तो आपका संगीत जो है दोस्तों, ध्यान रखना, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ध्यान रखिएगा, सभी समय में यह मौजूद है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में यह मौजूद रहा है। हर काल में यह विकसित हुआ है। ठीक है ना? ध्यान रख। और यानी कि इसका मतलब है, हम कह सकते हैं कि भारत में संगीत की परंपरा सनातन है, प्राचीन है। बिल्कुल पाषाण काल से इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। पाषाण काल में देखा जाए तो भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफाओं और लाखा द्वार की गुफाओं से हमें कुछ चित्र मिलते हैं जिनमें कुछ लोग संगीत को बजाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चित्र मिलते हैं हमको। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो पहला एविडेंस इस तरीके से वाद्य यंत्रों का हमें वहां से मिलता है, चित्र के रूप में संगीत का। ठीक। दूसरी हम बात करें कि इसके बाद में, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें एक नृत्यरत मूर्ति तो मिली ही है। अगर कोई नर्तकी की मूर्ति है तो डेफिनेट सी बात है, कहीं ना कहीं वहां पर गाने बजाने का कंसेप्ट भी रहा होगा। बहुत सारे एविडेंस तो नहीं मिले, लेकिन फिर भी काफी हद तक कुछ कुछ हमको मिले भी हैं। इनमें दो चीजें मिली हैं हमको। एक मिली है आपके 7 छिद्रों वाली बांसुरी, छिद्र वाली बांसुरी हमको मिली है। और दूसरा मिला है, यहां पर एविडेंस है रावण हत्था का। यह भी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है दोनों, और ये दोनों के दोनों एविडेंस हमको सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए। ठीक है ना? लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में संगीत कला की स्पष्ट जानकारी मिलती है वैदिक काल में। यानी कि पूरे के पूरे वैदिक साहित्य से हमें स्पष्ट तौर पर इसकी जानकारी मिलती है, पूरी जानकारी मिलती है वैदिक काल की। और वैदिक काल के बारे में हम चर्चा करें
तो फिर आप समझ सकते हैं सामवेद का नाम आपने सुना ही होगा वैदिक साहित्य में। सबसे पहले किसका? सामवेद का। और सामवेद में सारे गामा 7 स्वरों की जानकारी है। पूरा का पूरा सामवेद ही संगीत से संबंधित है। साम यानी कि गायन, वेद मीन्स वेद यानी गायन वाला वेद, संगीत वाला वेद। 7 स्वरों की जानकारी हमको मिलती है यहां से। पहली बार 7 स्वर सारे गामा पा धा नी, ये सब आपको यहां पर हमको जानकारी मिलती है, ठीक है ना। और साथ के साथ सामवेद का एक उपवेद भी है, उपवेद। और उस उपवेद का नाम पता है क्या है? उस उपवेद का नाम है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद, गंधर्व वेद वही यानी कि गंधर्व कुमारों ने जिस परंपरा का विकास किया था वही गंधर्व वेद। और ये गंधर्व वेद पूरा का पूरा ये भी संगीत से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा वैदिक काल में ही हम एक और नाम सुनेंगे, ऐत्रेय आरण्यक। ऐत्रेय आरण्यक, इनके आपने नाम सुने होंगे। ऐत्रेय आरण्यक में वीणा की जानकारी मिली है, वीणा का चर्चा की गई। उसके अलावा आपके वेदांग जो हैं, वेदांग, उन वेदांगों में से एक वेदांग है छंद। वेदांग यानी कि वेदों के जो 6 अंग बताए गए हैं उनमें से छंद आपका संगीत से ही संबंधित है एक प्रकार से। इसका संबंध भी किससे है? संगीत से। तो वैदिक काल के संदर्भ में हम देखें तो काफी हद तक हमें इन सब चीजों की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद बात आती है मौर्य काल के बाद, यानी कि वैदिक काल के बाद देखें तो बुद्ध युग है, बुद्ध युग के बाद मौर्य युग है, मौर्य युग के बाद मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। ये जो पूरा पीरियड है मौर्य काल के बाद का पूरा, इसमें कोई एक चीज नहीं बल्कि पूरी की पूरी एक परंपरा है संगीत की, यानी कि पूरी परंपरा का विकास है। मौर्य काल में हमको बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं मिल रही, सारी चीजें नहीं स्पष्ट तौर पर हम नहीं कह सकते, लेकिन मौर्य काल के बाद सबसे ज्यादा जो चर्चा हमको मिलती है वो मैं आपको बता देता हूं। एक एक करके सारी चीजों के बारे में लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा। और इसमें हम बात करें तो मौर्य काल में 200 ईसा पूर्व से लेकर के बीसी से लेकर के 200 एडी के बीच में एक हमको स्पष्ट जानकारी मिलती है। और वो कौन है इसके बारे में जानकारी देने वाले व्यक्ति, अगर आपको पता हो तो साफ तौर पर ध्यान दीजिएगा। इसमें है भरत मुनि। भरत मुनि, और इनकी पुस्तक है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। और नाट्य शास्त्र में इसके संगीत से संबंधित, ध्यान रखना, नाट्य शास्त्र में संगीत से जुड़े हुए, संगीत के संबंध में 6 अध्याय दिए हुए हैं। 6 अध्याय हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। संगीत से संबंधित 6 अध्याय हैं। और उन्होंने इन अध्यायों में, ध्यान रखिएगा, इसमें विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का भी वर्णन किया गया है। वाद्य यंत्रों का इसमें काफी अच्छा खासा वर्णन किया गया है, ठीक है ना। उसमें उनके सोचिएगा सुर, लय और ताल की भी चर्चा है, कि स्पष्ट जानकारी दी गई है, की भी स्पष्ट जानकारी है। सुर, लय, ताल की भी स्पष्ट जानकारी है इसमें, ठीक है ना। इसी में उन्होंने एक चीज और कही है, इसी नाट्य शास्त्र में ही, ध्यान रखिएगा, इसमें एक चीज की उन्होंने और चर्चा की है। और वो है कि इसमें बताए हैं उन्होंने 22 स्वरों की चर्चा की है, कि संगीत के 22 स्वर होते हैं, ठीक है ना। और इसमें उन्होंने 22 स्वर और 6 रागों का जिक्र किया है, का वर्णन दिया है। 6 राग,
जो मूलभूत राग हैं इसके कौन कौन से, दीपक, मेघ, भैरव, श्रीराग, हिंडोल राग, ठीक है ना, कौशिक, इन सब के बारे में जानकारी है। तो ये आपका प्रश्न बन सकता है कि इसमें कौन कौन से 6 रागों की जानकारी है। ध्यान रखिएगा, दीपक राग, मेघ राग, तीसरा श्रीराग, भैरव राग, ठीक है ना, दीपक, मेघ, भैरव, श्री, पांचवा है हिंडोल राग, और छठा है आपका कौशिक राग, ठीक है ना। तो इन 6 रागों का वर्णन उन्होंने साफ तौर पर किया है, और यह पूछा जा सकता है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कौन से राग का जिक्र है, कौन कौन से राग का जिक्र नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपके इसके संदर्भ में। अब इसी के साथ में हम एक जिक्र और करें तो हम देख सकते हैं दूसरा इसी के बाद में, ठीक है ना। इसी समय एक व्यक्ति और भी हैं जिन्होंने इन सब चीजों के बारे में विशेष तौर पर चर्चा की है, वो है आपके संगीत रत्नाकर, यानी कि सारंग देव, संगीत रत्नाकर के रचनाकार। ध्यान रखिएगा, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी, सारंग देव ने। सारंग देव की पुस्तक है संगीत रत्नाकर, यह काफी इंपॉर्टेंट किताब है, इसको जरूर याद रख लीजिएगा। और इसमें उन्होंने, ध्यान रखना, 264 रागों का जिक्र किया है, रागों का जिक्र है, का वर्णन है। खाली जिक्र नहीं किया कि खाली नाम ले लिया हो, नहीं, पूरी की पूरी उन्होंने बात कही है उसके बारे में। एक व्यक्ति और हैं आपके नंद, नंद ने किताब लिखी संगीत मकरंद, संगीत मकरंद, एक दूसरी किताब लिखी है नंद ने, ठीक है ना। और इसमें इन्होंने 93 रागों का वर्णन किया है। ये सब आपके संभावित प्रश्न हैं, ये ध्यान रखिएगा। संगीत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भरत मुनि ने 22 स्वरों की अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में चर्चा की है। सारंग देव ने 93 रागों का वर्णन किया है। संगीत मकरंद में 264 रागों का जिक्र किया गया है। बताइए कितने कथन सही हैं? आराम से आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक विजयनगर साम्राज्य में एक व्यक्ति हैं, विजयनगर साम्राज्य में मध्यकालीन इतिहास में विजयनगर में रामामात्य, रामामात्य, उन्होंने एक पुस्तक लिखी स्वरमेल कलानिधि, स्वरमेल कला निधि, ये उनकी पुस्तक है, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है संगीत के संदर्भ में। स्वरमेल कलानिधि की रचना, जिसमें संगीत के संदर्भ में बहुत सारी गहराई के साथ में चर्चा की गई है। तो आपके 4 लोग हैं, भरत मुनि, सारंगदेव, नंद और रामामात्य। काफी अच्छा इनको माना जाता है। ओके एवरीबॉडी, क्लियर है? तो ये आप समझ लीजिए, ये तो हो गए आपके मध्यकालीन तक, जब तक मुस्लिम साम्राज्य नहीं हुआ। और इसके बाद ध्यान रखिएगा, संगीत की परंपरा में जो है, अब तक तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक व्यक्तिगत थी, धार्मिक थी, मंदिरों से संबंधित थी, या कह सकते हैं, कहा जाते हैं आपके मंदिर परंपरा, धार्मिक परंपरा से जुड़ी हुई थी मूलतः, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान रखिएगा, पूर्व मध्यकाल में जाकर के, पूर्व मध्यकाल में संगीत की परंपरा दरबार में पहुंच गई। संगीत की परंपरा कहां पहुंची? दरबार में। इसलिए यह क्या बन गया? दरबारी संगीत का उत्पत्ति हुई, दरबारी संगीत की उत्पत्ति। एवरीबॉडी क्लियर है? तो यहां तक मैं नहीं समझता किसी को कोई परेशानी होगी।
ठीक है ना, आराम से सारी चीजें समझिए। यानी मौर्य काल के बाद पूर्व मध्यकाल तक पूरा का पूरा एक संपूर्ण इतिहास है संगीत का, जिसमें सभी लोगों ने मिलकर के एक साथ अपनी परंपरा को विकसित किया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तो इसका मतलब हो गया कि पूर्व मध्यकाल यानी कि इस्लाम के आने से पहले राजपूत काल में यह संगीत की परंपरा दरबार तक सीमित हो गई, दरबार में पहुंच गई। ठीक है ना, और यह संगीत की उत्पत्ति हुई, दरबार तक पहुंची, साथ के साथ यह मनोरंजन का साधन बन गई, मनोरंजन का साधन। इससे पहले यह धार्मिक थी, जरूरत के हिसाब से थी, है कि नहीं, आपके मन के भाव को उत्पन्न करने के लिए थी, सिर्फ और सिर्फ। इसके बाद देखा जाए तो जब यह हो गई तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत में ध्यान रखिएगा इसका बहुत ज्यादा विकास तो नहीं हुआ, क्योंकि संगीत नृत्य ये तब तो थोड़ा बहुत चलता भी था, लेकिन इस्लामिक प्रवृत्ति थी तो बहुत ज्यादा इसको बढ़ावा नहीं दिया गया। फिर भी दिल्ली सल्तनत में इसका सीमित विकास हुआ। ठीक है ना, और इसको प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा कि इस पीरियड में आपके एक व्यक्ति हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, इन्होंने संगीत परंपरा को बढ़ावा दिया। ठीक है ना, इन्होंने भारतीय संगीत को फारसी परंपरा से जोड़ा। ठीक है ना, संगीत परंपरा को फारसी परंपरा से जोड़ दिया। इन्होंने सोचिएगा नए वाद्य यंत्र बनाए, वाद्य यंत्रों की खोज की। कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं आपको पता होगा। नंबर 1 सितार, और दूसरा सितार है, कोई और है एवरीबॉडी? बिल्कुल सितार, और तबला। यानी कि ढोलक के 2 पीस करके उन्होंने रख करके बजाना शुरू कर दिया, तबला और सितार, बीड़ा का मॉडिफाइड वर्जन। इन दोनों वाद्य यंत्रों की इन्होंने खोज की। साथ के साथ और क्या किया इन्होंने, ध्यान रखिएगा, इसके अलावा इन्होंने कई राग रागनियों का भी वर्णन किया, राग रागनियों का विकास किया, कई राग रागनियों का विकास किया। ठीक है ना, जो काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। कई सारे राग हैं जिनकी चर्चा मिलती है हमको, जिन्होंने भारतीय परंपरा में इन सब चीजों को काफी ज्यादा प्रभावित किया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार से यहां पर एक नई संगीत की शैली विकसित हुई, जिसे हम क्या कहते हैं, हिंदुस्तानी संगीत। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक नई संगीत की परंपरा विकास हुआ। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा एवरीबॉडी। और इसके साथ में अब आ जाइए हम लोग मुगल काल में चर्चा करें। ध्यान रखिएगा, मुगल काल में, मुगल काल में आपकी हिंदुस्तानी संगीत की परंपरा शुरू हुई। हिंदुस्तानी संगीत की परंपरा का विकास, हिंदुस्तानी यानी कि भारतीय संगीत और फारसी संगीत को मिला करके मुगल पीरियड में, ध्यान रखना, भारतीय और फारसी संगीत का मिलन। ठीक है ना, इसके भी 2 रूप, मूलतः 2 रूप विकसित हुए, एक नहीं बल्कि 2 रूप हिंदुस्तानी संगीत के। कौन कौन से, ध्यान रखिएगा, एक है ध्रुपद संगीत और दूसरा है ख्याल संगीत, ख्याल गायकी। ध्रुपद और ख्याल, ध्रुपद कुछ नहीं थे बल्कि आपके पुरानी जो परंपरा थी ध्रुपद की, भक्ति संगीत की, उस परंपरा को अब ध्रुपद कहा जाने लगा।
यानी कि भक्ति संगीत की ध्रुव पद की परंपरा अब ध्रुपद कहलाने लगी और एक नई परंपरा जो फारसी से प्रभावित है, ख्याल गायकी यानी कि कल्पना, उसकी शुरुआत इसमें हो गई और यह हिंदुस्तानी संगीत के दो उप रूप विकसित हुए इस पीरियड में, ठीक है ना। और ध्यान रखना, मुगल काल में सबसे ज्यादा विकास, सबसे ज्यादा संगीत को बढ़ावा, संगीत को बढ़ावा किसने दिया? अकबर ने। कहते हैं कि इसके दरबार में 36 गायक और संगीतकार थे। इनमें सबसे प्रमुख था तानसेन, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कंठाभरण वाणी विलास। ठीक है ना, तानसेन है। आपके कहा जाए कि एक बहुत अच्छे एक नाम और था, बाज बहादुर, मालवा के बाज बहादुर हैं। इसके अलावा हम बात करें, गोपाल हैं, सुजान खां हैं, ठीक है ना, गोपाल हैं, सुजान खां, अधिकांश हिंदू हैं, सुजान खां हैं। ये सब इसके दरबार के सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं। कहा जाता है कि अकबर के दरबार से संबंधित एक व्यक्ति और है, वह बैजू बावरा, लेकिन माना जाता है कि वह अकबर के समकालीन तो था लेकिन अकबर के दरबार से संबंधित नहीं था, बैजू बावरा, ठीक है ना। अकबर ने बढ़ावा दिया। अकबर के बाद देखेंगे तो जहांगीर ने भी इसको बढ़ावा दिया, ठीक है ना। जहांगीर के समय में आपके जो व्यक्ति इसमें संगीतकार हैं प्रमुख, उनके नाम देखना चाहें तो देख लीजिए, तानसेन का पुत्र बिलास खां और क्या कहते हैं, शौकी। बिलास खां और शौकी, जिसे गुड़ समंदर की उपाधि दी गई थी, गुड़ समंदर की उपाधि। ये तानसेन के पुत्र हैं। तानसेन ने बाद में जाकर के इस्लाम कबूल कर लिया था, इसलिए इनके बेटे विलास खां बने, ठीक है ना। और शौकी एक और बहुत बेहतरीन गायक और संगीतकार था, जिसे जहांगीर ने गुड़ समंदर की उपाधि दी, ठीक है ना। उसके बाद देखा जाए तो आपके शाहजहां के समय भी संगीत परंपरा आगे बढ़ती रही। उसके समय देखा जाए तो आपके एक दो लोग हैं जिनका बड़ा अच्छा सा नाम है, लाल खां हैं, विश्राम खां हैं, खुशहाल खां हैं। लाल खां, खुशहाल खां, विश्राम खां, ये सभी हैं, ठीक है ना। और औरंगजेब ने, एक चीज और ध्यान रखिएगा, औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। संगीत पर क्या कर दिया था? प्रतिबंध। इस्लाम में प्रतिबंधित होने के कारण उसने अपने समय में संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर के औरंगजेब के समय में ये सारी चीजें हुई थी और उसने इसको प्रतिबंधित करने की कोशिश की, लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा, सबसे ज्यादा संगीत की किताबें औरंगजेब के समय ही लिखी गई थी। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक संगीत पर पुस्तकें किसके समय में लिखी गई? सर्वाधिक इसी के समय में संगीत पर पुस्तकें। कितना प्रतिबंधित करोगे भाई? कला कभी रुकती नहीं है, कला कभी भी जाया नहीं जाती, ठीक है ना। और उसके बाद में आपने नाम सुना होगा मोहम्मद शाह रंगीला का, लेटर मुगल में। उसके समय में इसी भी दो बेहतरीन कलाकार थे, सदारंग अदारंग, वो भी संगीत को काफी बढ़ावा दिया था। तो कुल मिलाकर के ये मध्यकाल तक ये परंपरा चलती रही प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना।
अब इसके बाद जो परंपरा है वो आपके आधुनिक काल तक यहां से आपकी परंपरा चलती रही। ध्यान रखिएगा, इसी समय, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसी समय संगीत के दो रूप विकसित हुए थे। दो रूप विकसित हुए, एक उत्तर भारत का और एक दक्षिण भारत का। एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत। उत्तर भारत का हिंदुस्तानी संगीत, ठीक है ना, और दक्षिण भारत का कर्नाटक संगीत। और यही परंपरा, ध्यान रखना, यही परंपरा मॉडर्न पीरियड तक और आज तक चली आई है। यानी इसी समय हमारे शास्त्रीय रूप के संगीत के जो शास्त्रीय रूप है उसके दो फॉर्म, दो रूप उभर कर सामने आए। एक उत्तर भारत का संगीत जिसे हम हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं, और एक दक्षिण भारत का कर्नाटक संगीत। और इस तरीके से ये सारी चीजें आपकी परंपरागत तौर पर चलती चली गई। ध्यान रखना, ये परंपरा आपके मुगल काल के बाद आधुनिक काल में और आधुनिक काल के बाद वर्तमान समय में ऐसे ही प्रचलित रही है। इसलिए आधुनिक काल के विभिन्न कलाकार हैं, उनके बारे में हम चर्चा इस समय नहीं कर रहे, बल्कि हम उनकी चर्चा करेंगे इन कला के रूपों के साथ में। ध्यान रखिएगा, कला के रूपों के साथ में। और इस समय हम बात करें कि भारतीय संगीत की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो ध्यान रखिए, भारतीय संगीत की जो विशेषताएं हैं वो है आपकी ध्वनि, नाद, स्वर, सुर, राग, ताल, रस, ठाठ और समय। यानी इन सारी चीजों में विभाजित किया जाता है पूरा का पूरा, ठीक है ना, इनको। और आपके ये जो सब चीजें हैं, ध्यान रखना, और ये क्रम है यहां तक, ताल तक, ताल से आपका रस, और ये इस तरह से सारी चीजें निकल के आती हैं, ध्यान रखना। तो ये एक क्रम है यहां तक, ध्वनि से नाद, नाद से स्वर, स्वर से सुर, और सुर से राग बनते हैं, और राग से ताल। इस तरीके से परंपरा चलती आई है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यानी कि एक प्रकार से ध्वनि क्या है, एक आवृत्ति है, एक ऊर्जा है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं। और ये दो तरीके की होती है, अनियंत्रित हो जाए, ध्वनि अनियंत्रित हो जाए तो शोरगुल कहलाती है, जिसमें कोई लय नहीं है, कोई सुर नहीं है, कोई भी राग नहीं है, वो शोरगुल है। और जो नियंत्रित है वही क्या है, आपका ध्वनि है। एक तरीके से हम कह सकते हैं वही नियंत्रित ध्वनि क्या है, सुरीली ध्वनि कहलाती है, कि जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ वास्तव में एक आवाज है, जिसे हम कह सकते हैं। और जो एक निश्चित समूह में ध्वनि होती है, ध्यान रखिएगा, एक निश्चित समूह की ध्वनि का समूह, निश्चित ध्वनि का समूह नाद कहलाता है। निश्चित ध्वनि का समूह क्या कहलाता है, नाद, ठीक है ना। और ये नाद दो प्रकार का हो सकता है, आहत और अनाहत। आहत नाद और अनाहत नाद। अब कहोगे आहत नाद क्या होता है? आहत, ध्यान, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि ध्वनि कुछ ऐसी होती है जो हमारे कानों को सुनाई नहीं देती, जिनकी आवृत्ति बहुत कम होती है या बहुत ज्यादा होती है। कानों को जो सुनाई देती है उसकी एक पर्टिकुलर एक रेंज होती है, वो हमको सुनाई देती है। तो आहत नाद का मतलब होता है जो सुनाई देने वाली ध्वनि होती है, सुनाई देने वाली। और ये कौन सी होती है, सुनाई न देने वाली, ये सुनाई नहीं देती, आहत, ठीक है ना। और यही आहत नाद से ही, इसी आहत नाद से आपके 7 स्वर उत्पन्न हुए हैं। स्वर, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये रहे आपके सारे गामा पा धा नी सा।
7 स्वर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं 7 स्वर। कहीं कहीं ये सुर भी लिखा रहता है, यही स्वर या स्वर हम कह सकते हैं, ठीक है ना, कहीं कहीं दोनों का मिला है। इसी को हम सप्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तक, या फिर इसी को हम कहते हैं सरगम। सरगम या सप्तक भी कहा जाता है। सरगम, सरगम या सप्तक, ठीक है ना। कुछ लोग के अनुसार, कुछ नियमों के अनुसार इन 7 जो स्वर हैं, इन्हीं से 12 सुर बनते हैं। सुर यानी कि एक तरीके का लय होती है। इन 7 सुरों से ही आपके क्या बनते हैं? 12 सुर बनते हैं। कहते ना कि ऊंचा सुर, नीचा सुर, एक अच्छा सुर लगाओ भाई, सुर लगाओ। तो स्वर और सुर दोनों अलग अलग हैं। 7 स्वरों से ही 12 सुर बनते हैं, यानी कि जिनमें एक लय होती है, ठीक है ना। जिनमें से ध्यान रखिएगा, जिनमें से 7 शुद्ध होते हैं, ठीक है ना, 7 बिल्कुल शुद्ध स्वर माने में जाते हैं, 4 कोमल होते हैं, 4 कोमल होते हैं, और एक अन्य होता है, एक अन्य होता है, जिसे हम तीव्र स्वर कहते हैं, तीव्र सुर कहते हैं। इस प्रकार से आपकी ये सारी चीजें बनती है, ठीक है ना। और इन्हीं सुरों का जो समूह होता है, विभिन्न प्रकार का समूह होता है, विभिन्न सुरों का समूह राग कहलाता है। तो राग कुछ और नहीं है बल्कि सुरों से ही उत्पन्न हुआ है राग, यानी कि विभिन्न प्रकार की चीजों को मिला करके बनते हैं आपके राग, विभिन्न प्रकार के सुरों से, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। और राग भी आपके एक प्रकार के नहीं होते, राग भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, शुद्ध, छायालग, शुद्ध राग, छायालग राग, ठीक है ना, 2 हो गए। और तीसरा होता है आपका संकीर्ण राग। ये एक प्रकार से आपके रहते हैं, ध्यान रखिएगा। और बाकी अन्य जो चीजें होती हैं, ताल वगैरह, ताल क्या है? लयबद्ध रूप है, रागों का ही लयबद्ध रूप, रागों का लयबद्ध रूप ताल कहलाता है। यानी कि विभिन्न एक प्रकार की लय में जब इसको बांध दिया जाता है तो इस तरीके से, ठीक है ना, लयबद्ध रूप लय में बांध देते हैं तो आपके बन जाते हैं ताल। बाकी इनमें रस भी है, तो रस नहीं होगा तो सब बेकार है, तो नव रस की कल्पना है। तो यानी कि इनको बजाने से आपको जो आनंद की प्राप्ति होती है वो नव रस होना चाहिए, रस की प्राप्ति होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक। ठाट क्या है? ये आपके रागों के वर्गीकरण है, रागों के क्या है? वर्गीकरण, वर्गीकरण। और 10 ठाट हैं, यानी कि सभी रागों को 10 ठाट में व्यवस्थित किया गया है। बिलावल है, खनिज है, कैफी है, ठीक है ना, भैरव है, भैरवी है, कल्याण है, मारवा है। इस प्रकार के आपके 10 ठाट हैं जिनको आपको याद होना चाहिए। ना भी हो तो कोई समस्या नहीं है, बस मैं आपको जानकारी के लिए इसके बारे में बताने की कोशिश की है मैंने, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ओके एवरीबॉडी, ठीक। अब इसके बाद आ जाइए, इसके साथ में हम बात करते हैं समय। समय को लेकर के भी, संगीत को भी ध्यान रखना, रागों को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है जो आपके रागों के आधार पर होता है। एक होता है दिन के 12 बजे से पहले, रात्रि के 12 से लेकर के दिन के 12 तक, और एक होता है दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक, ये जो पार्ट होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं अगर याद हो तो?
दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, और रात के 12 बजे से लेकर के पूर्वाह्न और मध्याह्न, इनमें रागों को विभाजित किया जाता है। ठीक है ना, पूर्वाह्न और उत्तराह्न, या पूर्व भाग और रात्रि भाग कह सकते हैं। इस तरीके से आपके राग बटे होते हैं। यानी कोई भी राग कभी भी नहीं गाया जाता, बल्कि समय के अनुसार ही रागों का गायन होता है। कौन सा राग सुबह का है, कौन सा राग शाम का है, उस तरीके से चलता है। तो कुल मिलाकर के भारतीय परंपरा के संगीत की ये निम्नलिखित विशेषताओं को मैंने बताने की कोशिश की है, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है ना। और इसके बाद हम संगीत के रूपों के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, संगीत के जो रूप हैं, एक है शास्त्रीय संगीत, जो कि आपके विभिन्न शास्त्रों के नियमों के अनुसार बंधा हुआ है। एक है उपशास्त्रीय संगीत, ठीक है ना, जो शास्त्रों के नियमों से तो बंधा हुआ है, लेकिन कभी कभी इसमें थोड़ा बहुत लचीलापन ले सकते हैं, यानी कि उनको थोड़ा ढीला छोड़ सकते हैं, कठोर तरीके से उसका पालन करने की आवश्यकता नहीं है। लोक संगीत, लोक संगीत का मतलब है आम जनता का संगीत, जिसमें किसी भी शास्त्र के नियमों की आवश्यकता नहीं है, बस अच्छा लगना चाहिए। फ्यूजन क्या है? फ्यूजन यानी कि मिला जुला, और ये दोस्तों ध्यान रखना, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत का रूप, मिश्रित रूप है फ्यूजन। ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय संगीत और आपके लोक संगीत का मिला जुला रूप है फ्यूजन, यानी कि संलयन, यानी कि मिलना। इनमें आप देखेंगे तो कौन कौन से हैं? सुगम संगीत है, रविंद्र संगीत है, सुगम हुआ, रविंद्र हुआ, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं इसको हवेली संगीत भी कहते हैं। ये इन दोनों के मिले जुले रूप हैं, ठीक है ना। और एक है आधुनिक संगीत। आधुनिक संगीत में आप जानते ही हैं, पॉप है, जैज है, रॉक है, ठीक है ना, आपके ब्लू है, ट्रांस है, ये सब आपके आधुनिक संगीत है। इनके बारे में हम लोग चर्चा आगे अगली क्लास में करेंगे, जहां पर हम इनके बारे में प्रॉपर तरीके से पूरी एक एक डिटेल हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो अगली क्लास के बारे में चर्चा करेंगे हम, तो भारत में विभिन्न प्रकार के संगीत की जानकारी पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक ही क्लास में सब कुछ देने से आपकी खिचड़ी बन जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि खिचड़ी बने, बल्कि मैं चाहता हूं कि खिचड़ी बने तो अच्छे से पके, जो आपके एग्जाम में काम आ सके, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, इतना आज रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर चर्चा करेंगे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।